हिस्सा लिया, मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, 75 वर्ष की उपलब्धि साधारण नहीं है, असाधारण है। और जब देश आजाद हुआ और उस समय भारत के लिए जो जो संभावनाएं व्यक्त की गई थी, उन सभी संभावनाओं को निरस्त करते हुए, परास्त करते हुए भारत का संविधान हमें यहां तक ले आया है। और इसलिए इस महान उपलब्धि के लिए संविधान निर्माताओं के साथ साथ मैं देश के कोटि कोटि नागरिकों का आदरपूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने इस भावना को, इस नई व्यवस्था को जी करके दिखाया है। संविधान निर्माताओं की जो भावनाएं थी, उसको जीने में पिछले 75 साल भारत का नागरिक हर कसौटी पर खरा उतरा है। और इसलिए भारत का नागरिक सर्वाधिक अभिनंदन का अधिकारी है। आदरणीय सभापति जी, संविधान निर्माता इस बात में बहुत सजग थे। वो ये नहीं मानते थे कि भारत का जन्म 1947 में हुआ है। वो ये नहीं मानते थे कि भारत में लोकतंत्र 1950 से आ रहा है। वे मानते थे यहां की महान परंपरा को, महान संस्कृति को, महान विरासत को, हजारों साल की उस यात्रा को, उसके प्रति वो सजग थे। उनको इस बात का पूरा भान था। आदरणीय सभापति जी, भारत का लोकतंत्र, भारत का गणतांत्रिक अतीत बहुत ही समृद्ध रहा है, विश्व के लिए प्रेरक रहा है। और तभी तो भारत आज मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है। हम सिर्फ विशाल लोकतंत्र है इतना नहीं, हम लोकतंत्र की जननी है। आदरणीय सभापति जी, मैं जब ये कह रहा हूं तो मैं 3 महापुरुषों के कोट इस सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी, मैं संविधान सभा के अंदर हुई चर्चा का उल्लेख कर रहा हूं। उन्होंने कहा था, सदियों के बाद हमारे देश में एक बार फिर ऐसी बैठक बुलाई गई है, यह हमारे मन में अपने गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है, जब हम स्वतंत्र हुआ करते थे, जब सभाएं आयोजित की जाती थी, जिसमें विद्वान लोग देश के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए मिला करते थे। दूसरा कोट मैं पढ़ रहा हूं डॉक्टर राधाकृष्णन जी का। वे भी इस संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने कहा था, इस महान राष्ट्र के लिए गणतांत्रिक व्यवस्था नई नहीं है। हमारे यहां ये इतिहास के शुरुआत से ही है। और तीसरा कोट मैं बाबा साहब आम्बेडकर का कह रहा हूं। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा था, ऐसा नहीं है
कि भारत को पता नहीं था कि लोकतंत्र क्या होता है। एक समय था जब भारत में कई गणतंत्र हुआ करते थे। आदरणीय सभापति जी, हमारे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में हमारी देश की नारी शक्ति ने संविधान को सशक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। संविधान सभा में 15 माननीय महिला सदस्य थी और सक्रिय सदस्य थी। मौलिक चिंतन के आधार पर उन्होंने संविधान सभा की डिबेट को समृद्ध किया था और वे सभी बहनें अलग अलग बैकग्राउंड थी, अलग अलग क्षेत्र की थी और संविधान में उन्होंने जो जो सुझाव दिए, उन सुझावों का संविधान के निर्माण पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा था। और हमारे लिए गर्व की बात है कि दुनिया के कई देश आजाद भी हुए, संविधान भी बने, लोकतंत्र भी चला, लेकिन महिलाओं को अधिकार देने में दशकों बीत गए थे। लेकिन हमारे यहां शुरुआत से ही महिलाओं को वोट का अधिकार संविधान में दिया गया। आदरणीय सभापति जी, जब G20 समिट हुई, उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि संविधान की भावना को लेकर के हम सब जीने वाले लोग हैं, हमने G20 की अध्यक्षता के दरमियान विश्व के सामने विमेन लेड डेवलपमेंट का विचार रखा और विश्व के अंदर विमेन डेवलपमेंट से अब आगे जाने की जरूरत है और इसलिए हमने विमेन लेड डेवलपमेंट की चर्चा को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, हम सभी सांसदों ने मिलकर के एक स्वर से नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित करके हमारी महिला शक्ति को भारतीय लोकतंत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने कदम उठाए। आदरणीय सभापति जी, आज हम देख रहे हैं हर बड़ी योजना के सेंटर में महिलाएं होती है और ये जब संविधान के हम 75 वर्ष मना रहे हैं, ये संयोग है और अच्छा संयोग है कि भारत के राष्ट्रपति के पद पर एक आदिवासी महिला का, ये हमारे संविधान की भावना की एक अभिव्यक्ति भी है। आदरणीय सभापति जी, इस सदन में भी लगातार हमारे महिला सांसदों की संख्या बढ़ रही है, उनका योगदान भी बढ़ रहा है। मंत्रिपरिषद में भी उनका योगदान बढ़ रहा है। आज सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, खेलकूद का क्षेत्र हो, क्रिएटिव वर्ल्ड की दुनिया हो, जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान, महिलाओं का प्रतिनिधित्व देश के लिए गौरव दिलाने वाला रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में, खास करके स्पेस टेक्नोलॉजी में उनके योगदान की सराहना हर हिंदुस्तानी बड़े गर्व के साथ कर रहा है। और इन सब की सबसे बड़ी प्रेरणा हमारा संविधान है। आदरणीय सभापति जी, अब हमारा देश बहुत तेज गति से विकास कर रहा है। भारत बहुत ही जल्द विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में बहुत मजबूत कदम रख रहा है। और इतना ही नहीं, ये 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है कि जब हम आजादी की शताब्दी मनाएंगे, हम इस देश को
विकसित भारत बना करके रहेंगे। ये हर भारतीय का संकल्प है, ये हर भारतीय का सपना है। लेकिन इस संकल्प से सिद्धि के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है भारत की एकता। हमारा संविधान भी भारत की एकता का आधार है। हमारे संविधान के निर्माण कार्य में इस देश के बड़े बड़े दिग्गज थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, साहित्यकार थे, विवेचक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, शिक्षाविद थे, कई फील्ड के प्रोफेशनल्स थे, मजदूर नेता थे, किसान नेता थे, समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व था और सबके सब भारत की एकता के प्रति बहुत ही संवेदनशील थे। जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्र से आए हुए, देश के अलग अलग भूभाग से आए हुए सभी लोग इस बात के प्रति सजग थे और बाबा साहब अंबेडकर जी ने चेताया था। मैं बाबा साहब का कोट पढ़ रहा हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, समस्या ये है कि देश में जो विविधता से भरा जनमानस है उसे किस तरह एक मत किया जाए, कैसे देश के लोगों को एक दूसरे के साथ होकर निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे कि देश में एकता की भावना स्थापित हो। आदरणीय सभापति जी, मुझे बड़े दुख के साथ कहना है कि आजादी के बाद एक तरफ संविधान निर्माताओं के दिल दिमाग में एकता थी, लेकिन आजादी के बाद विकृत मानसिकता के कारण या स्वार्थवश अगर सबसे बड़ा प्रहार हुआ तो देश की एकता के मूल भाव पर प्रहार हुआ। विविधता में एकता, ये भारत की विशेषता रही है। हम विविधता को सेलिब्रेट करते हैं और इस देश की प्रगति भी विविधता को सेलिब्रेट करने में है। लेकिन गुलामी की मानसिकता में पले बड़े लोगों ने, भारत का भला न देख पाने वाले लोगों ने, और जिनके लिए हिंदुस्तान 1947 में ही पैदा हुआ ये जो धारणा बनी थी, उनके लिए वो विविधता में विरोधाभास ढूंढते रहे। इतना ही नहीं, विविधता के इस अमूल्य खजाना है हमारा, उसको सेलिब्रेट करने के बजाय उस विविधता में ऐसे जहरीले बीज बोने के प्रयास करते रहे ताकि देश की एकता को चोट पहुंचे। आदरणीय सभापति जी, हमें विविधता का उत्सव हमारे जीवन का अंग बनाना होगा और वही बाबा साहब आंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आदरणीय सभापति जी, मैं संविधान के प्रकाश में ही मेरी बातों को रखना चाहता हूं और इसलिए अगर आप हमारी नीतियों को देखेंगे, पिछले 10 साल देश की जनता ने हमें जो सेवा करने का मौका दिया है, हमारे निर्णयों की प्रक्रिया को देखेंगे तो भारत की एकता को मजबूती देने का निरंतर हम प्रयास करते रहे हैं। आर्टिकल 370 देश की एकता में रुकावट बना पड़ा था, दीवार बना पड़ा था। देश की एकता हमारी प्राथमिकता थी,
जो कि हमारी संविधान की भावना थी, और इसलिए धारा 370 को हमने जमीन पर उतार दिया, क्योंकि देश की एकता हमारी प्राथमिकता है। आदरणीय सभापति जी, इस इतने बड़े विशाल देश में अगर आर्थिक रूप से हमें आगे बढ़ना है, हमारी व्यवस्थाओं को और विश्व को भी निवेश के लिए आना है, तो भारत में अनुकूल व्यवस्थाएं चाहिए। और उसी में से हमारे देश में एक लंबे अरसे तक जीएसटी को लेकर के चर्चा चलती रही। मैं समझता हूं इकोनॉमिक यूनिटी के लिए जीएसटी ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। उस समय पहले की सरकार का भी कुछ योगदान है। वर्तमान समय में हमको इसको आगे बढ़ाने का अवसर मिला और हमने इसको किया, और वो भी वन नेशन वन टैक्स उस भूमिका को आगे बढ़ा रहा है। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में राशन कार्ड गरीब के लिए बहुत बड़ी मूल्यवान दस्तावेज रहा है, लेकिन गरीब अगर एक राज्य से दूसरे राज्य जाता था तो गरीब कुछ भी उसके प्राप्त करने का हकदार नहीं बनता था। इतना बड़ा देश पर उसका किसी भी कोने में जाए उसका उतना ही अधिकार है। एकता के उस भाव को मजबूत करने के लिए हमने वन नेशन वन राशन कार्ड की बात को बड़ी। आदरणीय सभापति जी, देश के गरीब को, देश के सामान्य नागरिक को अगर मुफ्त में इलाज मिले तो गरीबी से लड़ने की उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है। लेकिन उसके लिए जहां वो काम करता है वहां पर तो मिल जाए, लेकिन किसी काम बस वो बाहर गया है और वहां पर वो जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ता हो, ऐसे समय अगर उसको सुविधा नहीं मिलेगी तो व्यवस्था किस काम की। और इसलिए देश की एकता के मंत्र को जीने वाले हम लोगों ने ये तय किया कि वन नेशन वन हेल्थ कार्ड, और इसलिए हमने आयुष्मान भारत योजना बनाई। आज बिहार के दूर दराज क्षेत्र का व्यक्ति भी अगर पुणे में कुछ काम कर रहा है और अचानक बीमार हो गया तो उसके लिए आयुष्मान कार्ड होना बहुत इनफ है, उसकी सेवा मिल सकती है। आदरणीय सभापति जी, हम जानते हैं देश में कई बार ऐसा हुआ कि देश के एक हिस्से में बिजली थी लेकिन बिजली सप्लाई नहीं हो रही थी और उसके कारण दूसरे इलाके में अंधेरा था। और पिछली सरकार में हमने विश्व के अंदर भारत की बदनामी हेडलाइन से हुआ करती थी अंधेरे की, वो दिन हमने देखे हैं। और तब जाकर के एकता के मंत्र को लेकर के संविधान की भावना को जीने वाले हम लोगों ने वन नेशन वन ग्रिड को परिपूर्ण कर दिया, और इसलिए आज बिजली के प्रवाह को निर्विरोध रूप से हिंदुस्तान के हर कोने में ले जाया जा सकता है। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भेदभाव की बू आती रही है। हमने उसे मिटा करके देश की एकता को ध्यान में रखते हुए, एक संतुलित विकास को ध्यान में रखते हुए हमने उस भेदभाव, उस भावना को खत्म करके एकता को मजबूत किया। हमने नॉर्थ ईस्ट हो या जम्मू कश्मीर हो, हिमालय की गोद के इलाके हो या रेगिस्तान के सटे हुए इलाके हो, हमने पूरी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर को एक सामर्थ्य देने का प्रयास किया है ताकि एकता के भाव को अभाव में से कारण कोई दूरी पैदा न हो, उसमें से बदलने का हमने काम किया। आदरणीय सभापति जी, युग बदल चुका है और हम नहीं चाहते हैं कि डिजिटल के क्षेत्र में हैव्स एंड हैव्स नॉट की स्थिति बन जाए। देश के लिए समान रूप से, और इसलिए दुनिया के अंदर बड़े गर्व के साथ हम कहते हैं कि भारत का जो डिजिटल इंडिया की जो सक्सेस स्टोरी है उसका एक कारण है हमने टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का प्रयास किया है, और उसी का भाग है ये हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें दिशा दिखाई है
कि हमने ऑप्टिकल फाइबर हिंदुस्तान की हर पंचायतों तक ले जाने का प्रयास किया है ताकि भारत की एकता को मजबूती देने में हमें ताकत मिले। आदरणीय सभापति जी, हमारा संविधान की अपेक्षा है एकता की, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने मातृभाषा के महात्म्य को स्वीकारा है। मातृभाषा को दबा करके हम देश के जनमानस को संस्कारित नहीं कर सकते, और इसलिए हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी मातृभाषा को बहुत बल दिया है। और अब मेरे देश का गरीब का बच्चा भी मातृभाषा में डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, क्योंकि हमारा संविधान सबसे पीछे है, उनकी सबसे दरकार करने का हमें आदेश देता है। इतना ही नहीं,
गरीब को बैंक में प्रवेश तक नहीं था, ये पाप आपने किया। और आज 50 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोल करके हमने बैंक के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए। इतना ही नहीं, ये एक प्रधानमंत्री कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन उपाय उनको आता नहीं था। उपाय हमने दिखाया। आज दिल्ली से 1 रुपया निकलता है, 100 के 100 पैसे गरीब के खाते में जमा हो गए। क्यों? हमने बैंक का सही इस्तेमाल क्या करना, बैंक का सही उपयोग क्या करना। माननीय सदस्य मोबाइल नहीं देखें। आदरणीय सभापति जी, बिना गारंटी के ऋण देश के अंदर जिन लोगों को बैंक के दरवाजे तक जाने की इजाजत नहीं थी, आज स्थापित सरकार का संविधान के प्रति जो समर्पण है ना, आज बिना गारंटी वो बैंक से लोन ले सकता है। ये ताकत हमने गरीब को दी है। आदरणीय सभापति जी, गरीबी हटाओ का जुमला इसी के कारण जुमला बनकर के रह गया। गरीब को इस मुश्किल से मुक्ति मिले, ये हमारा बहुत बड़ा मिशन है और ये हमारा संकल्प है, और हम इसके लिए दिन रात एक कर रहे हैं। जिनको कोई नहीं पूछता, इनको मोदी पूजता है। आदरणीय सभापति जी, दिव्यांगजन हर दिन संघर्ष करता हमारा दिव्यांगजन। अब जाकर के हमारे दिव्यांग को फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, उसकी व्हीलचेयर आगे तक जाए, ट्रेन के डिब्बे तक जाए। ये व्यवस्था दिव्यांगजन के लिए करने का हमारे दिल में तब आया क्योंकि समाज के दबले कुचले वंचित लोगों की चिंता करना हमारे मन में था, तब हुआ। आदरणीय सभापति जी, आप मुझे बताइए, एक तो भाषा के नाम पर झगड़ा करना तो सिखा दिया आपने, लेकिन मेरे दिव्यांगजनों के साथ कितना अन्याय किया। जो हमारे यहां साइनेज लैंग्वेज जो है, साइन लैंग्वेज की जो व्यवस्था है, खास करके मूक बधिर के लिए, अब दुर्भाग्य ऐसा देश का कि असम में जो भाषा सिखाई जाए, उत्तर प्रदेश में दूसरी सिखाई जाए, उत्तर प्रदेश में सिखाई जाए, महाराष्ट्र में तीसरी सिखाई जाए। हमारे दिव्यांगजनों के लिए एक साइन लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी था। आजादी के 7 दशक बाद भी उनको उन दिव्यांगजनों की याद नहीं आई। एक कॉमन साइन लैंग्वेज बनाने का काम हमने किया, जो आज देश के मेरे सभी दिव्यांग भाई बहनों के लिए काम आ रही है। आदरणीय सभापति जी, गुमंतु और अर्ध गुमंतु जन समूह समाज का इसके ऊपर पूछने वाला नहीं था। उनके कल्याण के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाने का काम हमने किया, क्योंकि संविधान की प्राथमिकता है लोग, हमें उसको दर्जा देने का काम किया है। आदरणीय सभापति जी, हर कोई रेहड़ी पटरी के लोगों से जानता है, हर मोहल्ले में, हर इलाके में, हर फ्लैट में, हर सोसाइटी में सुबह होते ही वो रेहड़ी पटरी वाला आकर के मेहनत करके और लोगों का जीवन चलाने में मदद करता है। उसको बेचारे को 12-12 घंटे काम करे, रेहड़ी भी किसी से किराए पर ले ले, किसी से ब्याज से पैसा ले, किसी से सामान खरीदे, शाम को ब्याज खाओ पैसा ले जाए, बड़ा मुश्किल से अपने बच्चों के लिए ब्रेड का टुकड़ा ले जा सके। ये हालत थी। ये हमारी सरकार ने है रेहड़ी पटरी वालों के लिए स्वनिधि योजना बना करके बैंक से उनको बिना गारंटी लोन देने का शुरू किया, और आज उसके कारण, वो स्वनिधि योजना के कारण वो तीसरे राउंड तक पहुंचा है और अधिकतम लोन बैंक से उसको सामने से मिल रही है। उसकी प्रतिष्ठा का और उसका विस्तार हो रहा है, विकास भी हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, इस देश में हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसको विश्वकर्मा की जरूरत न पड़ती हो।
समाज की व्यवस्था की एक बहुत बड़ी व्यवस्था बनी थी, सदियों से चली आ रही थी, लेकिन वो विश्वकर्मा साथियों के लिए कभी पूछा नहीं गया। हमने विश्वकर्मा के कल्याण के लिए योजना बनाई, बैंक से लोन लेने की व्यवस्था की, उनको नई ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की, उनको आधुनिक टूल देने की व्यवस्था की, नई डिजाइन से काम बनाने की चिंता की और उसको हमने मजबूत बनाने का काम किया। आदरणीय सभापति जी, ट्रांसजेंडर जिसको परिवार ने धुतकार दिया, जिसको समाज ने धुतकार दिया, जिसकी कोई चिंता करने वाला नहीं था, ये हमारी सरकार है कि इसको भी भारत के संविधान ने हक दिए हैं। उस ट्रांसजेंडर के अधिकारों के लिए कानून और व्यवस्थाएं बनाने का काम किया, उनको गरिमापूर्ण जीवन मिले, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमने काम किया। आदरणीय सभापति जी, हमारे आदिवासी समाज इतनी सारी बातें करते, मुझे तो याद है मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री बना तो हमारे यहाँ उमरगांव से अंबाजी तक एक पूरा बेल्ट, गुजरात का पूर्वी हिस्सा पूरा आदिवासी बेल्ट, और एक कांग्रेस के मुख्यमंत्री आदिवासी रह चुके थे। इतने सालों के बाद भी उस पूरे इलाके में एक भी साइंस स्ट्रीम की स्कूल नहीं थी। मेरे आने से पहले एक भी साइंस स्ट्रीम की स्कूल नहीं थी। अगर साइंस स्ट्रीम की स्कूल नहीं है तो कितनी आरक्षण की बातें करो, वो बेचारा इंजीनियर और डॉक्टर कैसे बन सकता। ये मैंने उस इलाके में काम किया और वहां साइंस स्ट्रीम की स्कूलें, अब तो वहां यूनिवर्सिटीज बन गई है। लेकिन यानी राजनीति की चर्चा करना, संविधान के अनुरूप काम न करना, ये जिनकी सत्ता भूख है ना, उसका हमने आदिवासी समाज में भी जो अति पिछड़े लोग हैं, और मैं राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने मेरा काफी मार्गदर्शन किया। राष्ट्रपति महोदय ने मेरा मार्गदर्शन किया और उसमें से पीएम जनमन योजना बनी। हमारे देश में बिखरे बिखरे आदिवासी समाज के छोटे छोटे समूह जो आज भी उनको कोई सुविधा प्राप्त नहीं हुई थी, हमने ढूंढ ढूंढ करके, संख्या बहुत कम है, वोट की राजनीति में उनकी तरफ देखने वाला कोई नहीं था, लेकिन मोदी है जो आखिर को भी समझता है। और इसलिए हमने उनके लिए पीएम जनमन योजना के द्वारा उनके विकास की। आदरणीय सभापति जी, जैसे समाजों में उनके विकास संतुलित होना चाहिए, पिछड़े से पिछड़ा व्यक्ति को भी संविधान अवसर देता है, जिम्मेवारी भी सरकार को देता है, उसी प्रकार से कोई भी विभाग भी, कोई हमारा ज्योग्राफिकल इलाका भी, वो पीछे नहीं रहना चाहिए। और हमारे देश में किया क्या, 60 साल के दरमियान 100 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई करके कह दिया कि ये तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का ऐसा लेवल लग गया कि किसी की ट्रांसफर होती थी तो वो कहता था पनिशमेंट पोस्टिंग, तो कोई जिम्मेवार अफसर जाता ही नहीं था, और उनकी तरह हमने पूरी स्थिति को बदल दिया। हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का एक कल्पना रखी और 40 पैरामीटर पर ऑनलाइन रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहे, और आज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट उस राज्य के अच्छे जिलों की बराबरी करने लग गए और कुछ तो नेशनल एवरेज की बराबरी करने लगे। भूभाग भी पीछे न रहे, कोई जिला अब इसको आगे ले जाए करके हमने 500 ब्लॉक को एस्पिरेशनल ब्लॉक बना करके उनके डेवलप पर स्पेशल फोकस करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं हैरान हूं जो लोग बड़ी बड़ी कथाएं सुनाते हैं, क्या इस देश में आदिवासी समाज 1947 के बाद आया क्या राम और कृष्ण से तब आदिवासी समाज भाग नहीं था? जो आदिवासी समाज को आदि पुरुष वीर पुरुष हम कहते हैं, लेकिन आजादी के कई दशकों के बाद भी इतना बड़ा आदिवासी समूह, उनके लिए अलग मंत्रालय नहीं बनाया गया। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई और उन्होंने अलग आदिवासी मंत्रालय बनाया, अलग आदिवासी विकास और विस्तार के लिए बजट दिया। आदरणीय सभापति जी, हमारे माछीमार समाज, मछुआरा समाज क्या अभी अभी आया है क्या उनकी नजर नहीं की आपकी? इन मछुआरा समाज के कल्याण के लिए पहली बार हमारी सरकार ने आकर के अलग मंत्रालय बनाया फिशरीज का, उनके कल्याण के लिए अलग से हमने बजट दिया, समाज के इस तबके की चिंता की।
आदरणीय सभापति जी, मेरे देश का छोटा किसान, उसके जीवन में सहकारिता एक मुख्य अंग है। छोटे किसान की जिंदगी को सामर्थ्य देने के लिए सहकारी क्षेत्र को जिम्मेवार बनाना, सहकारी क्षेत्र को सामर्थ्यवान बनाना, सहकारी क्षेत्र को बल देना, इसकी महात्मा हम समझते हैं, क्योंकि छोटा किसान, उसकी चिंता हमारे दिल में थी और इसलिए हमने अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया। हमारी सोचने का तरीका क्या है? हमारे देश में नौजवान है, पूरा विश्व आज वर्कफोर्स के लिए तरस रहा है। देश में डेमोग्राफिक डिवीजन लेना है तो हमारे इस वर्कफोर्स को स्किल बनाना चाहिए। हमने अलग स्किल मंत्रालय बनाया ताकि दुनिया की आवश्यकता के अनुसार मेरा देश का नौजवान तैयार हो और विश्व के साथ वो अपने आगे बढ़े। आदरणीय सभापति जी, हमारा नॉर्थ ईस्ट इसलिए कि वहां वोट कम है, सीटें कम है, इसकी कोई परवाह नहीं है। यह अटल जी की सरकार थी जिसने पहली बार नॉर्थ ईस्ट के कल्याण के लिए डोनियर मंत्रालय की व्यवस्था की और आज उसका परिणाम है कि नॉर्थ ईस्ट के विकास की नई चीजों को हम प्राप्त कर पाए। इसी के कारण रेल, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट ये बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, आज भी दुनिया के देशों में लैंड रिकॉर्ड के लेकर के समृद्ध देशों को भी कई संकट। हमने गांव के हर सामान्य व्यक्ति को अपना लैंड रिकॉर्ड, उसके घर की मालिकीन का हक के कागज नहीं है, उसके कारण उसको बैंक से लोन चाहिए हो, कहीं बाहर जाए तो कोई कब्जा कर लिया, एक स्वामित्व योजना बनाई और देश के गांव के ऐसे समाज के दबे कुचले लोगों को वो कागज हम दे रहे हैं जिसके कारण उसका मालिकी हक बन रहा है। वो स्वामित्व योजना एक बहुत बड़ा दिशा दे रहा है। आदरणीय सभापति जी, इन सारे कामों के कारण पिछले 10 वर्ष में हमने जो प्रयास किया, हमने जिस प्रकार से गरीब को मजबूती देने का काम किया है, हमने जिस प्रकार से गरीब के अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा किया है और एक सही दिशा में चलने का परिणाम है कि आज इतने कम समय में मेरे देश के 25 करोड़ मेरे गरीब साथी गरीबी को परास्त करने में सफल हुए और हमें इस बात का गर्व है। और मैं संविधान निर्माताओं के सामने सर झुका करके कहता हूं, जो संविधान हमें दिशा दे रहा है उसके तहत मैं ये काम कर रहा हूं। और मैंने आदरणीय सभापति जी, जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, वो नारा नहीं है, वो हमारे आर्टिकल ऑफ फेथ है। और इसलिए हमने सरकार की योजनाएं भी बिना भेदभाव को चलाने की दिशा में काम किया है और संविधान हमें भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। और इसलिए हमने आगे चल करके कहा है सैचुरेशन, जिसके लिए जो योजना बनी है उसका लाभ उन लाभार्थी को 100% लाभार्थी को मिलना चाहिए। ये सैचुरेशन अगर सच्चा सेकुलरिज्म को है ना, तो ये सैचुरेशन में है। सच्चा सामाजिक न्याय अगर किसी में है तो ये सैचुरेशन 100% उसको बेनिफिट जिसका हक है मिलना चाहिए, बिना भेदभाव के लिए मिलना चाहिए। तो ये भाव लेकर के हम सच्चे सेकुलरिज्म को और सच्चे सामाजिक न्याय को लेकर के जी रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, समाधान के हमारे एक और स्पिरिट भी है और हमारे देश को दिशा देने का माध्यम, देश को का चालक बल के रूप में राजनीति केंद्र में रहती है। आने वाले दशकों में हमारा लोकतंत्र, हमारी राजनीति की दिशा क्या होनी चाहिए, आज हमें मंथन करना चाहिए। आदरणीय सभापति जी, कुछ दलों की राजनीतिक स्वार्थ और सत्ता का भाव, मैं जरा उनसे पूछना चाहता हूं, क्या वे कभी अपने आप को, और मैं सभी दलों के लिए कह रहा हूं, उधर और इधर ये मेरा विषय नहीं है, ये मेरे मन के विचार है जो मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूं कि इस देश में
योग्य नेतृत्व का अवसर मिलना चाहिए नहीं, जिनके परिवार में कोई राजनीति में नहीं है, क्या उनके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे? क्या देश को, लोकतंत्र के स्पिरिट को परिवारवाद ने गहरा नुकसान किया है कि नहीं किया है? क्या परिवारवाद से भारत के लोकतंत्र की मुक्ति का अभियान चलाना ये संविधान के तहत हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है? और इसलिए समानता के सिद्धांत की बात कहे, अवसर की बात कहे, हिंदुस्तान के हर किसी को, और जो परिवारवादी राजनीति है उनकी धुरी ही परिवार होता है, सब कुछ परिवार के लिए। देश को, देश के नौजवानों को आकर्षित करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए और देश के युवाओं को आगे आने के लिए हम सभी राजनीतिक दलों ने प्रयास करना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों ने, जिनकी पार्श्वभूमि में राजनीतिक परिवार नहीं है, ऐसे फ्रेश ब्लड को लाने के लिए प्रयास करना, ये मैं मानता हूं कि देश की लोकतंत्र की, और इसीलिए मैंने लाल किले से कहा है कि मेरा एक विषय लेके मैं लगातार बोल रहा हूं, बोलता रहूंगा। 1 लाख ऐसे नौजवानों को देश की राजनीति में लाना है जिनका कोई परिवार का बैकग्राउंड राजनीतिक परिवार का नहीं है, और इसलिए देश को एक फ्रेश एयर की जरूरत है, देश को नई ऊर्जा की जरूरत है, देश को नए संकल्प और सपने लेकर के आने वाले युवकों की जरूरत है। और भारत के संविधान के जब 75 वर्ष मना रहे हैं तो हम उस दिशा में आगे बढ़े। आदरणीय सभापति जी, मुझे याद है मैंने एक बार लाल किले से संविधान में हमारे कर्तव्य को लेकर के उल्लेख किया था, और मैं हैरान हूं कि जिनको संविधान का समझ नहीं आता है वो कर्तव्य की भी मजाक उड़ाने लग गए। मैंने ऐसा कोई इंसान देखा नहीं दुनिया में कि जिसको इसमें भी इतराज हो सकता है आने, लेकिन देश का दुर्भाग्य है हमारे संविधान ने नागरिकों के अधिकार तय किए हैं, लेकिन संविधान को हमसे कर्तव्य की भी अपेक्षा है। और हमारी सभ्यता का सार है धर्म, ड्यूटी, कर्तव्य, ये हमारी सभ्यता का सार है। और महात्मा गांधी जी ने कहा था, महात्मा जी का कोट है, उन्होंने कहा था, मैंने ये अपनी अशिक्षित लेकिन विद्वान मां से सीखा है कि हम अपने कर्तव्यों को जितना अच्छे से निभाते हैं उसी से अधिकार निकल करके आता है। ये महात्मा जी ने कहा था। मैं महात्मा जी की बात को आगे बढ़ाता हूं और मैं कहना चाहूंगा, अगर हम अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें तो कोई भी हमें विकसित भारत बनाने से नहीं रोक सकता। संविधान का 75वां वर्ष कर्तव्य के प्रति हमारे समर्पण भाव को, हमारी प्रतिबद्धता को और ताकत दें, देश कर्तव्य भावना से आगे बढ़े, ये मैं मानता हूं समय की मांग है। आदरणीय सभापति जी, भारत के भविष्य के लिए संविधान के स्पिरिट से प्रेरित होकर के मैं आज इस सदन के पवित्र मंच से 11 संकल्प सदन के सामने रखना चाहता हूं। पहला संकल्प है, चाहे नागरिक हो या सरकार हो, सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। दूसरा संकल्प है, हर क्षेत्र, हर समाज को विकास का लाभ मिले, सबका साथ, सबका विकास हो। तीसरा संकल्प है, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो। भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो। भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो। चौथा संकल्प है, देश के कानून,
देश के नियम, देश की परंपराओं के पालन में देश के नागरिकों को गर्व होना चाहिए, गर्व का भाव हो। पांचवा संकल्प, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति हो, देश की विरासत पर गर्व हो। छठा संकल्प, देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले। सातवां संकल्प, संविधान का सम्मान हो। राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार न बनाया जाए। आठवां संकल्प, संविधान की भावना के प्रति समर्पण रखते हुए जिनको आरक्षण मिल रहा है वो न छीना जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण की हर कोशिश पर रोक लगे। नौवां संकल्प, विमेन लेड डेवलपमेंट में भारत दुनिया के लिए मिसाल बने। 10वां संकल्प, राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास, ये हमारा विकास का मंत्र हो। 11वां संकल्प, एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्येय सर्वोपरि हो। आदरणीय सभापति जी, इसी संकल्प के साथ हम सब मिलकर के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो संविधान की जो निहित भावना है, वी द पीपल, सबका प्रयास, हम इसी मंत्र को लेकर के आगे चले और विकसित भारत का सपना इस सदन में बैठे हुए सबका तो होना ही चाहिए। 140 करोड़ देशवासियों का सपना जब बन जाता है और संकल्प लेकर के जब देश चल पड़ता है तो इच्छित परिणाम लेकर के रहता है। मेरा 140 करोड़ देशवासियों के प्रति मेरी अपार श्रद्धा रही है। उनके सामर्थ्य पर मेरी श्रद्धा है, देश की युवा शक्ति पर मेरी श्रद्धा है, देश की नारी शक्ति पर मेरी श्रद्धा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि देश 2047 देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तो विकसित भारत के रूप में मनाएगा। इस संकल्प के साथ आगे बढ़े। मैं फिर एक बार इस महान पवित्र कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सबको शुभकामनाएं देता हूं और मैं आदरणीय सभापति जी, आपने समय बढ़ाया इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कई मुद्दों पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। कांग्रेस पर निशाना साधा है पीएम मोदी की ओर से। कांग्रेस पर निशाना साधा गया, इमरजेंसी में संविधान को नोच लिया गया, ये पीएम मोदी कहते हुए नजर आए। साथ ही कहा कि आपातकाल में देश को जेल खाना बना दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान का शिकार करती रही, संविधान संशोधन करने का खून कांग्रेस के मुंह लगा। 6 दशक में इसे 75 बार बदला गया। तो पीएम मोदी की ओर से कांग्रेस पर निशाना साधा गया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाई है। कांग्रेस के मुंह संविधान संशोधन का खून लग गया है। संविधान के 75 साल पूरे होने के मौके पर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो है लोकसभा में संविधान पर बोला गया। संविधान पर उन्होंने कहा कि अच्छा होता कि संविधान की शक्ति पर चर्चा होती, दलगत भावना से उभरकर संविधान पर चर्चा करते, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरियां होती हैं। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन तथ्य रखना जरूरी है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साथ ही कहा कि एक परिवार का उल्लेख इसलिए करता हूं क्योंकि 75 साल में से 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है और देश को क्या क्या हुआ है ये जानने का अधिकार है। तो कई मुद्दों पर बोलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आए।